तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियांशी रन अकेडमी की तरफ से और मैं पढ़ाती हूं हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और सिविक्स के भी पढ़ाऊंगी। उसके लेक्चर्स अपकमिंग डेज में आपको मिल जाएंगे। और मैंने हिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर 1 ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा हुआ है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था कि नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, उसमें लोगों ने क्या किया, उनको क्या दिक्कतें थी और लोग कैसे यूनाइट हुए थे। अब हम वही चीज़ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे बस ऐसा था कि वहाँ पे नेशन स्टेट्स मोनार्की से उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस हमें ब्रिटिशर्स से चाहिए थी। ब्रिटिशर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स कंपनी थी जो इंडिया में आई थी रूल करने के पर्पज से नहीं आई थी, अपना ट्रेड और बिजनेस बढ़ाने के पर्पज से आई थी। उसका मेन मोटिव था कि उसे फायदा चाहिए, उसे पैसे कमाने। लेकिन उसने वो जब यहाँ पे आई, उसने देखा, लोगों से मिले, बात किया, तो उन्होंने उनको पैसे से भी ज्यादा होने चाहिए था कि हम किसी भी तरीके से इंडिया के जितने रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करके अपने यूज के लिए उसे कैसे भी करके मतलब बनाएं कि हम लोग उसे पूरी तरीके से यूज कर सकें। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी, नीति और जितना कुछ भी उनको मतलब अपने जो माइंड गेम्स खेलने थे उसके साथ उन्होंने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि लोगों को कैसे ये पता चला कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके मेन दुश्मन हैं। क्योंकि जो इंडियंस थे, उन्हें उन जितने भी लोग थे, अलग अलग जो कम्युनिटी थी और ग्रुप्स थे, उनके लिए उनका दुश्मन भी अलग अलग होता जा रहा था। जैसे पीजेंट्स थे, उनके लिए लैंडलॉर्ड्स जो बड़े जमींदार थे वो उनके लिए दुश्मन थे, क्योंकि वो उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे, बहुत ज्यादा उनसे कर लिया करते थे। जैसे क्या कहते हैं, उनसे जबरदस्ती का क्या कहते हैं काम करवाते थे, और इसी तरीके से उनकी जो जमीन थी वो हड़प लिया करते थे। तो उनके लिए मेन दुश्मन थे बड़े जमींदार। और अगर हम लोग देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उनके लिए जो उनके दुश्मन थे वो इंडस्ट्रियल जो चलाते थे, इंडस्ट्री जो चलाते थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, उनके लिए वो दुश्मन थे, क्योंकि वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। तो अब हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, उनको कैसे समझ में आया कि उनका जो मेन दुश्मन है वो कौन है। कौन? ब्रिटिशर्स। तो अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में। और फिर उसके बाद उनको लीडरशिप कैसे मिली और वो लोग कैसे यूनाइट होकर के इनके खिलाफ क्या कहते हैं मूवमेंट्स किए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो नेशनलिज्म जो इंडिया में था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो चल रहा था, उसके थ्रू नेशनलिज्म लोगों में आई, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आई। जब उनको लगा कि जो जो कॉलोनियल ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कॉलोनियल जो नेशन है, इसने किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया हुआ है, तो उन्हें आपस में एक कॉमन फैक्टर दिखने लगा, एक कॉमन चीज दिखने लगी कि हम सबको मिलके, चाहे वो पीजेंट हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, उन सबको समझ में आ रहा था कि हमें एक्चुअली में कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमें कौन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हें जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, इससे उन्हें नेशनलिज्म की भावना उनमें उत्पन्न होती है। भले ही वो किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, रीजन से हो, पर उनका जो मेन दुश्मन था वो कौन था? ब्रिटिशर्स। तो ये चीज उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और उन्हें इन्हीं ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, उसी से इन्हें यूनिटी भी समझ में आती है कि उनका ये जो साथ में जो गुस्सा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो उन्हें यूनाइट कर सकता है। उनके बीच में ये जो कॉलोनाइज जो फैक्टर है कि हाँ, हम लोग इनके अंदर, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड था, ये उन्हें यूनाइट कर रहा था। अब हम देखते हैं कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव क्या थे लोगों के। लाइक, भले ही जो इवन दो एवरीवन वांटेड द ब्रिटिशर आउट, फ्रीडम meant डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। जैसे मैंने कहा कि लोगों के लिए, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग उनके दुश्मन हुआ होते थे। तो हर किसी के लिए फ्रीडम का मतलब भी अलग था। लाइक पीजेंट्स के लिए उनको लिबर्टी चाहिए थी। किससे चाहिए थी? हाई टैक्सेस से, जो उनके ऊपर जमींदार लोग लगा दिया करते थे। उसके अलावा जो बिजनेसमैन थे, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी किसकी? ट्रेड की, ताकि वो और फ्लरिश हो सके। सो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस और गांधी जी ने इसमें क्या रोल दिया था। हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। सो महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने लोगों को, जो डाइवर्स ग्रुप्स थे, उनको यूनाइट करने का काम किया, जो कि एकजुट किया उनको। ठीक है। उसके बाद इनके चैलेंजेस क्या थे? जितनी भी अलग अलग जो डिफरेंट सोशल क्लासेस थी, उनको एक साथ इनको यूनाइट करना था। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सो और जिन क्योंकि इतने जो हमारे जो इंडिया वो इतना डाइवर्स है कि उनके इंटरेस्ट भी
फ्रीडम को लेके अलग अलग थे कि उन्हें फ्रीडम एक्चुअल में किस चीज़ से चाहिए और उन्हें फ्रीडम के बाद उन्हें क्या चाहिए। सो देयर वर डिफरेंट गोल्स फॉर एवरीवन। तो अब इनका गोल क्या था, कि इनका गांधी जी और कांग्रेस का क्या गोल था कि हमें एक कलेक्टिव नेशनल स्ट्रगल बनाना होगा, क्योंकि अभी तक जो लोग हैं पीजेंट्स, अगर लड़ना भी चाहेंगे तो वो केवल जमींदार के खिलाफ लड़ेंगे। बिजनेसमैन है वो क्या कहते हैं, जो उनके ऊपर जो हाइयर अप्स होंगे उनसे वो लड़ना चाहेंगे। बट हमें इन सबको यूनाइट करना है, ताकि हम लोग एक साथ मिल करके जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें हम अपने देश से भगा सकें। तो हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। मेनली इस चैप्टर में दो मूवमेंट्स दिए हुए हैं। पहला होगा एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें गांधी जी अपनी अहिंसा की जो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ ही वो चलेंगे, और उनका मानना ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो केवल इसलिए इंडिया पे रूल कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनको कॉपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस अपना कॉपरेशन हटा लेंगे तो ब्रिटिशर्स के पास कुछ बचेगा ही नहीं जिसके थ्रू वो इंडिया पे रूल कर सके, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी डिक्लाइन के लिए क्या कहते हैं भागीदार होगा। दूसरा जो उनका कॉन्सेप्ट था, जब ये फेल हो जाता है उसके बाद वो देते हैं सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एनसीएम और सीडीएम में एक जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एनसीएम में उन्होंने कहा था कि हम केवल कॉपरेशन हटाएंगे, बट सीडीएम में उन्होंने कहा था कि अब हम डिसओबे करेंगे। इनका ब्रिटिशर्स के जो रूल्स थे, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उनको अब हम डिसोबे करेंगे। बट इन दोनों ही आइडियोलॉजीज में उन्होंने अहिंसा जो है उनका जो मूल मंत्र है उसका क्या कहते हैं और ज्यादा लोगों के सामने इस चीज को प्रस्तुत किया कि अहिंसा के साथ ही हम इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। हमें लड़ाई झगड़ा किए बिना हमारा जो आज़ादी का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि कैसे जो छोटे मोटे लाइक जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड है उसमें क्या हुआ, और जो रॉलेट एक्ट आया जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, मार्शल लॉ क्या था, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसके बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि सीडीएम में और एनसीएम में लोगों लोगों की क्या सोच थी इन मूवमेंट्स को लेकर। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो द 1920s द टर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल प्रोटेस्ट थे लोगों के, वो एक मास मोबिलाइजेशन उन्हें मिल जाता है, उन्हें एक बड़ा पैमाना मिल जाता है। जो छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ थी उनको एक बड़ा पैमाना मिल जाता है, एक बड़ा गोल मिल जाता है करने ऑक्युपाई करने के लिए। तो ये जो एरा था ये टू माइलस्टोन्स में डिवाइडेड था। पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि जिसमें गांधी जी लोगों से कहते हैं कि हमें स्टॉप सपोर्टिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, हमें उनके स्कूल्स कोर्ट्स प्रोडक्ट्स हम लोग उनके मतलब ये सारी चीज़ें हम उनकी यूज़ कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा मिल रहा था, इसलिए वो लोग हमें हमारी पैसों का यूज़ करके हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो अगर हम ये सारी चीज़ें उनका क्या कहते हैं उनसे कॉपरेशन हटा देंगे अपना, तो ऑटोमेटिकली उनका जो साम्राज्य है वो ढह जाएगा और वो लोग इंडिया से भाग जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा उनका था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये ज़्यादा एक्टिव फेज में था, जिसमें हमें जो कॉलोनियल लॉस थे उनको ब्रेक करना था, लाइक सॉल्ट टैक्स, जिससे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसने कैसे लोगों को यूनाइट करने में हेल्प की थी, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा था एलीड और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुई थी, उसमें जो ब्रिटेन था उसका भी काफ़ी बड़ा रोल था। तो उस वॉर में जितना भी खर्च हुआ था वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी, इनकम टैक्स बढ़ा दिया था, ताकि वो जो उनका जो भी खर्च हुआ है उसको फिलअप कर सके। जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया था कि एक तो वो मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन की जो लड़ाई थी उसे इंडिया का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसकी भरपाई इंडिया कर रही थी। सो इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिससे लोग और यूनाइट हुए कि हमें क्यों, हम इंडियंस हैं, हमसे क्यों लेना है उन्हें। तो इसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए थे 1913 और 1918 के बीच में। जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जो जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा और आक्रोश भर जाता है। उसके बाद जो ह्यूमन टोल है, ह्यूमन टोल क्या कि जो वॉर थी उसमें
ज़बरदस्ती इंडियंस को भर्ती किया जा रहा था, वहाँ पे सोल्जर्स की कमी हो रही थी, मर रहे थे, तो इंडियंस को भेजा जा रहा था। उसी बीच में क्रॉप फेलियर हो जाता है 1918 से 1918 से 1919, और दोबारा होता है 1920 से 21 तक। तो क्रॉप फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसी टाइम पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो जाता है जिसमें 12 से 13 मिलियंस लोग मर जाते हैं। तो इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा एक यूनिटी भी थी, क्योंकि सबके साथ यही चीज़ हो रही थी। और उसी के ऊपर से ब्रिटेन का ये जो क्रूएल जो शासन था, और जिस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे थे, जो पॉलिसी अपना रहे थे, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिससे वो लोग यूनाइट हो रहे थे। और ब्रोकन प्रोमिसेस, इंडियंस होप्ड फॉर रिलीफ, उन्हें लगा था कि वॉर के बाद उन्हें रिलीफ मिल जाएगा ब्रिटिशर से, बट ऐसा होता नहीं है, और उनकी जो पॉलिसीज थी वो और ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। तो हम देखेंगे कि सत्याग्रह कैसे आया इंडिया में, उसका जन्म कैसे हुआ। सो महात्मा गांधी जब वापस आए साउथ अफ्रीका से 1915 में, तो उन्होंने एक मेथड अपनाया, वो था सत्याग्रह, जिसका जिसका मतलब था ट्रुथ फोर्स, कि सत्य की जो ताकत है वो किसी में नहीं होती है, तो सत्य से ही हम लोग जो हमारे गोल हैं हम उसको अपना वो क्या कहते हैं, उन्हें अचीव कर पाएंगे। तो उनका जो आइडिया था, इट इट इज़ बेस्ड ऑन पावर ऑफ ट्रुथ, यानी कि सत्य की शक्ति, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये दो उनके मेन मोटिव थे। Gandhi argued that if your cause is just, you don't need physical force। ये जो लाइन है, ये अगर आप आंसर में इंक्लूड कर देते हैं तो आपको काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है सत्याग्रह के ऊपर। यू विन बाय अपीलिंग टू द कंसाइज ऑफ द ऑपरेसर। अगर हम जो ऑपरेसर है उसकी जो कंसाइज है, उसकी जो क्या कहते हैं आत्मा है, उस पर अगर हम लोग बात करेंगे अहिंसा के थ्रू, सत्य के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे गलत है, और क्या कहते हैं उसको अपनी गलती का एहसास होगा। तो ये इनका आइडिया था। तो ये जो सत्याग्रह का जो आइडिया था, ये उन्होंने एक ये जो सत्याग्रह का जो मूवमेंट था, इसके थ्रू, अहिंसा के थ्रू, उन्होंने ऑलरेडी अफ्रीका में सक्सेसफुली वहाँ पे इसको अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उन्होंने यही मेथड इंडिया में भी आकर के अपनाया। तो इंडिया में सक्सेस कहाँ पे उन्हें मिली थी, उन्होंने वहां से आने के बाद 1917 में चंपारण में, जो कि बिहार में है, वहां पे पीजेंट्स की हेल्प की थी, इंडिगो प्लांटेशन जो करते थे। जो ओनर्स हैं उनसे ज़बरदस्ती उनकी जो ज़मीन थी उस जगह पे इंडिगो क्या कहते हैं खेती करवाते थे, जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा उसको डिटोरिएट हो रही थी, बंजर बनती जा रही थी। और 1917 में खेड़ा में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे भी उन्होंने पीजेंट्स की हेल्प की थी, क्योंकि वो लोग जो टैक्सेस थे वो नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो हाई थे टैक्सेस, ऊपर से क्रॉप फेलियर हो गया था, तो उनकी भी हेल्प उन्होंने की थी। फिर 1918 में अहमदाबाद में क्या कहते हैं जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनकी हेल्प वो करते हैं, उनको बेटर वेजेस दिलाने के लिए। तो हम नीचे देखते हैं, और मतलब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो द रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग कांड। तो इसमें होता क्या है कि 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू, जो उन्हें और ज़्यादा लोगों को ऑप्रेस करने में, उनको प्रताड़ित करने में हेल्प करने वाला था। तो इससे उन्हें राइट मिल जाता है कि वो किसी को भी अपने सस्पिशन के क्या कहते हैं, जो अगर उन्हें किसी पे भी शक हुआ तो वो बिना ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं फॉर 2 इयर्स बिना ट्रायल के। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट थी, जो लोगों में गुस्सा पैदा कर रही थी। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं, तो उन्होंने ये मूवमेंट भी लॉन्च किया था, लेकिन उसका कुछ फायदा होता नहीं है, और इसके ऊपर से मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया जाता है जनरल डायर की तरफ से। इसका मतलब होता है कि कहीं पे भी कोई भी प्रोटेस्टेंट्स भीड़ बना के अगर दिखते हैं, तो वो क्या कहते हैं इस लॉ का उल्लंघन करेंगे और उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसी टाइम पे लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कोई लॉ पास किया गया है। उसी टाइम पे जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला होता है, जिसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ऐसा कोई लॉ पास हुआ है। तो 13 अप्रैल को 1919 में डायर ने ओपन फायर कर दिया था लोगों पर, और काफी लोग, हंड्रेड्स में लोग वहां पे मरे थे। तो ये वाला जो क्या कहते हैं जो मसाकर था, ये जो कांड हुआ था, इसमें बहुत ज्यादा लोग क्या कहते हैं आक्रोश भर गया था, कि बिना किसी मतलब किसी को मतलब गुस्सा आ गया था, क्योंकि बहुत से ज्यादा लोग उसमें मरे हुए थे। सो और उसने जनरल डायर ने ये बोला था कि हमें
प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, हमें एक मॉरल इफेक्ट बनाना था, इस वजह से हमने किस चीज़ का, टेरर का, उन्हें टेरर का, लोगों को डराने के लिए एक मॉरल इफेक्ट देना था, इस वजह से उन्होंने ये ओपन फायर किया था। तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश हो चुके थे। तो उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद भी जो लोग थे वो स्ट्रीट्स पे क्रॉल करते हुए, मतलब लोग मतलब रेंग रेंग के तो इधर उधर भागते हुए और ज़्यादा जो कहते हैं शॉक द नेशन, गांधी कॉल्ड ऑफ द रॉयल सत्याग्रह बिकॉज इट वाज बिकमिंग टू वायलेंट। जो रॉयल सत्याग्रह जो उनका चल रहा था वो जलियांवाला बाग कांड की वजह से रोक दिया जाता है, क्योंकि ये जो कांड हुआ था इसके बाद लोगों में आक्रोश तो बहुत था, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि जो अगर क्योंकि वायलेंट हो गया था, गोलियां बारूद सब चलने लगी थी, तो उन्हें नॉन वायलेंस चाहिए था, तो इस वजह से उन्होंने ये जो मूवमेंट था इसको बंद कर दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गांधी जी को ऐसा रियलाइज हुआ कि जो हमारा जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं है, मतलब बेस, मतलब बहुत ज़्यादा कम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें चाहिए थी, उन्हें नीड थी कि हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे अपने मूवमेंट को कंडक्ट करें, जिससे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है खिलाफत इशू से। तो ये खिलाफत इशू क्या था, जिसमें इन्होंने सोचा था कि हिंदूज और मुस्लिम को हम यूनाइट कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा मूवमेंट है वो और ज़्यादा बड़े लेवल पे हो पाएगा। तो मुस्लिम्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एंग्री थे, क्योंकि जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की वजह से जो वॉर हुई थी, मतलब ब्रिटेन की वजह से, बट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो ऑटोमन एम्परर था, जिस जो हेड था उसको खलीफा बोला जाता था, उसके ऊपर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटी अप्लाई कर दी थी, इम्पोज कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। इस वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा उनके अंदर आक्रोश रहता है। तो यहीं से उनकी एक बुक है गांधी जी की, हिंद स्वराज, जिससे उन्होंने आइडिया लिया किस चीज़ का, कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिसमें उन्हें कुछ नहीं, जिसमें हमें कुछ करना नहीं होगा ज़्यादा, बस हमें अपना जो कॉपरेशन है वो हटाना होगा ब्रिटिशर्स के साथ में। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश इसी वजह से रूल कर पा रहा है क्योंकि इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस ने अपना कॉपरेशन बंद कर दिया तो ब्रिटिश रूल ज़्यादा नहीं, बस 1 साल में कोलैप्स हो जाएगा, क्या उस ढह जाएगा उसमें। उनके पास कोई रीज़न या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी इंडिया में रूल करने की। तो इस मूवमेंट के थ्रू उनका प्लान ये था कि हम लोग जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स हैं, लाइक लॉयर, टीचर, डॉक्टर, जो भी गवर्नमेंट टाइटल्स हैं, ऑफिशियल्स जो बनते थे, तो उन सारी टाइटल्स को हम छोड़ देंगे। उन्होंने क्या किया कि हम जो सिविल सर्विसेज हैं, लाइक ऑफिसर्स जो होते थे, आर्मी ऑफिसर या फिर जो पुलिस में होते थे, जितनी भी उस तरीके की जो पोस्ट लेवल की जो सर्विसेज थी उनको हम छोड़ देंगे। आर्मी छोड़ देंगे, पुलिस, कोर्ट्स, लाइक जैसे आई हैव सेड दैट। तो उसके बाद और जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, फॉरेन गुड्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उन सबको भी हम छोड़ देंगे। तो ये सारी जो प्लानिंग थी, और लाइक लिकर शॉप्स जो थी उनको भी हम पिकेट करेंगे, लाइक उसके सामने बैठ के, जो फॉरेन जो लिकर शॉप्स थी उनके सामने बैठ के धरना देंगे ताकि कोई उनकी लिकर ना खरीदे, शराब ना खरीदे। तो ये सारे मूवमेंट्स, ये सारा प्लान था कि इस तरीके से हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और ब्रिटिशर्स में अपना जो कॉपरेशन बंद करने का जो हमारा जो प्लान है उसको कंप्लीट करेंगे, अचीव करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1920 में महात्मा गांधी जी और जो शौकत अली थी उन्होंने एक्सटेंसिवली इंडिया को क्या कहते हैं, मतलब इंडिया का टूर किया, अपने जो मूवमेंट है उसको पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों को समझाया, बताया कि एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या। तो महात्मा गांधी और शौकत अली इन दोनों ने मिलके एक क्या कहते हैं टूर किया था इंडिया का, जिसमें अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि जो कांग्रेस थी उस टाइम पे, उसमें दो तरीके के लोग थे, एक थे सपोर्टर्स और एक थे ओपोनेंट्स। जो सपोर्टर्स थे वो एनसीएम के सपोर्टर्स थे, उनका भी यही मानना था जो गांधी जी सोचते थे। बाकी जो ओपोनेंट्स थे वो ये मानते थे कि अगर हम लोग जो गवर्नमेंट है उसमें रह के कुछ चेंज, मतलब हम गवर्नमेंट को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे गवर्नमेंट में रह के, तो उन्होंने इस मूवमेंट का अपोज किया था कि हम जो हमारी जो कांग्रेस में जो हमारी क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट में हमें जो सीट्स मिली है हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उसमें रह के ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ उनका मानना था, तो उनके बीच में ये डर था कि अगर हमने एनसीएम फॉलो किया तो हमें रिजाइन करना पड़ेगा, फिर हमारे पास जो अभी जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो
नहीं रह पाएगा गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव में। तो इस वजह से जो कांग्रेस थी वो दो लोगों में डिवाइडेड थी। तो इस वजह से कांग्रेस का भी फुल सपोर्ट उन्हें नहीं मिला था, बट फिर भी जो लेवल था वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे हुआ था। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये 1920 से चला था जैन 1921 तक। और ये जैन 1921 में इस वजह से खत्म हुआ था क्योंकि जो नॉन वायलेंस ये जो मूवमेंट चल रहा था ये धीरे धीरे जो इसका जो रुख था वो वायलेंस के ऊपर तरफ बढ़ने लगा था। इस वजह से गांधी जी ने ये जो मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर लिया था। तो जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का दिसंबर 1920, वहाँ पे एनसीएम को अडॉप्ट किया गया था एंड खिलाफत मूवमेंट बिगेन। एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट इन दोनों को जोड़ करके स्टार्ट कर दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हम देखेंगे कि टाउन्स में क्या हाल थे। तो टाउन्स में जो एक्शन हुआ था, थाउजेंड्स हजारों में जो बच्चे थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए थे। लॉयर्स ने अपनी जो प्रैक्टिस थी वो छोड़ दी थी। फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, उनको जला दिया गया था। और जो लिकर शॉप्स थी उनको ब्लॉक कर दिया गया था, पिकेट करने लगे थे लोग, वहां पे जाके धरना देने लगे थे। तो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो क्या था? इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या, ब्रिटिश की जो इम्पोर्ट्स थे ब्रिटिश क्लोथ के वो हाफ में गिर गए, मतलब आधी हो गई उनकी जो इम्पोर्ट्स थी, क्योंकि लोग यूज ही नहीं कर रहे थे उनके प्रोडक्ट्स, उनके क्लोथ्स। तो इस वजह से जो ब्रिटिश इकोनॉमी है उसको काफ़ी बड़ा धक्का लगता है। दिस गेव ह्यूज बूस्ट टू इंडियन टेक्सटाइल्स। इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश क्लोथ्स पहनना, उनको यूज़ करना छोड़ दिया था। इस वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनको बूस्ट मिल जाता है, जो हैंडलूम से उनको बूस्ट मिल जाता है। फिर ऐसा क्या होता है कि ये जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो जाता है। तो एक्चुअली में जो इंडियंस थे उनके पास कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं था, कोई अदर ऑप्शंस नहीं थे। जो खादी थी वो हैंडमेड होती थी, इस वजह से जो मशीन मेड जो क्लोथ होते थे उनसे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। तो पुअर पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे वापस से शिफ्ट करने लगे ब्रिटिश क्लोथ्स की तरफ। और क्या कहते हैं, जो इंडियन स्कूल्स थी और हॉस्पिटल्स थे और या कोर्ट्स हैं, इसके लिए इंडियंस के पास कोई अल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं। इस वजह से धीरे धीरे जो इंडियंस थे, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा था कि जो एनसीएम है उसकी वजह से कुछ और हो पाए, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक ये जो मूवमेंट है इसको कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। और वापस से जो स्टूडेंट्स हैं और लॉयर्स हैं ये सब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की तरफ वापस अपना रुख कर लेते हैं। तो इस वजह से जो एनसीएम था ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कंट्री साइड में क्या हो रहा था, पीजेंट्स और ट्राइबल्स इस मूवमेंट को कैसे ले रहे थे, अब हम ये देखते हैं। तो ये जो मूवमेंट था ये सिटीज से विलेज की तरफ शिफ्ट हुआ, बट इट ऑफन बिकेम वायलेंट। लेकिन लोग इसका जो रियल मीनिंग था वो समझ नहीं पा रहे थे, इस वजह से जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा था, जो गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्हें चाहिए था कि शांतिपूर्वक जो हमारा जो भी मूवमेंट है, जो भी हमारा विद्रोह है वो बहुत ही शांतिपूर्वक हो सके। तो जो अवध के जो पीजेंट्स थे वहाँ के जो लीडर थे वो थे बाबा रामचंद्र। ये एक लेबरर थे। और इशू क्या था यहाँ पे, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ताल्लुकदार से इन्हें बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा हाई रेंट डिमांड कर रहे थे और पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे बेगार करने में। बेगार क्या होता है? अनपेड लेबर, बिना पैसे दिए काम करवाना। तो ये इशू था कहाँ पे? ये इशू था अवध में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्शन क्या होता है। यहाँ पे नाई धोबी बंद बना दिए जाते हैं, किनके खिलाफ? इन्हीं तालुकदार इन्हीं लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, कि अब हम नाई धोबी क्या, जो नाई की, बार्बर की और धोबी जो क्या कहते हैं जो कपड़े धोते थे उनकी जो सर्विसेज थी वो उन्होंने बंद कर दी, कि अब हम इनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम भी नॉन कॉपरेशन की तरह हम भी अपना कॉपरेशन बंद कर देंगे। पर ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जा रहे थे, ये लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जा रहे थे। तो इन्होंने एक अवध किसान सभा बनाई जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ कि पीजेंट्स को लगा कि गांधी जी ने कहा है कि हमें टैक्सेस ही पे नहीं करने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हाउसेस और जो लैंडलॉर्ड्स के जो हाउसेस थे उन पे अटैक कर दिया, वहां पे जो ग्रेन्स था उनको लूट लिया। तो इस वजह से जो एनसीएम था ये धीरे धीरे वायलेंस की तरफ बढ़ रहा था। और अब हम देखते हैं कि जो ट्राइबल रिवॉल्ट है जो आंध्र प्रदेश में, वहां पे एक्चुअली एक ऐसे रिवॉल्ट जो है, जो नॉन कॉपरेशन है, जो नॉन वायलेंस का जो एजेंडा था वो कैसे वायलेंट हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लीडर थे वो थे अलूरी सीताराम राजू। वहाँ के लोगों का मानना था कि ये जो सीताराम राजू हैं इनके पास बहुत ज़्यादा
हीलिंग पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा दैवी शक्तियाँ हैं कि ये किसी को भी हील कर सकते हैं, इनको कोई चीज़ छुएगी नहीं और ये जादू कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इनका मानना था कि ये बुलेट प्रूफ है, मतलब इनको गोली अगर आर पार भी कर देगी तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा, ये वापस ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा इनका लोग मिस्टिकल इनको बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। तो अब यहाँ पे इशू ये होता है कि जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है। अब ट्राइबल्स हैं उनकी पूरी लाइफ फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। बट ब्रिटिशर्स ने जो क्या कहते हैं ट्राइबल्स के लिए जो फॉरेस्ट है उनको लिमिट कर दिया था और उनको वहाँ पे जाने से रोक दिया था। तो इसकी वजह से जो कैटल्स थी उनकी वो उनको चरा नहीं पा रहे थे, ना ही फ्यूल वुड था वो कलेक्ट कर पा रहे थे। तो इस वजह से ट्राइबल्स में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। और जो अल्लूरी सीताराम राजू होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े मतलब फॉलोवर थे गांधी जी के। बट इनका मानना था कि नॉन वायलेंस के थ्रू तो हम कभी भी क्या कहते हैं अपनी जो इंडिपेंडेंस है, जो भी हमारी जो डिमांड्स है, हम कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इनका मानना था कि वायलेंस के बिना कोई भी चेंज लाना इम्पॉसिबल है। सो लाइक या यहाँ पे लिखा है कि ही बिलीव्ड इंडिया कुड ओनली बी फ्रीड थ्रू वायलेंस। तो उनका नॉन वायलेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इन्होंने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी थी, जो कि 1924 में हुई थी। और इन क्या कहते हैं और सॉरी हाँ, तो गुरिल्ला वॉर स्टार्ट हुई थी और ये खत्म हुई थी जब इनको पकड़ करके मार दिया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू को मार दिया गया था 1994 में। तो ये जो मूवमेंट था यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब ये देखते हैं कि प्लांटेशन जो वर्कर थे असम में वो क्या कर रहे थे। उनका मानना था कि ये जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट हुआ था 1859 का, इसके अकॉर्डिंग जो भी जो टी गार्डन वर्कर्स थे, अगर वो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, जो प्लांटेशन जो साइट है वहाँ पे अगर आ जाते हैं, तो बिना परमिशन के वो उस एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सिवियरली पनिश किए जाएंगे। और ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने सुना कि नॉन कॉपरेशन जैसा कोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो उन्हें लगा कि अब हम भी अपने घर जा पाएंगे। तो उन्होंने भी वहां से काफी बड़े तादाद में लोग वहां से भागने की कोशिश की उन्होंने, ताकि वो अपने घर जा सकें। और लेकिन रिजल्ट ऐसा होता है कि गांधी जो राज था उनका ये मानना मानना था कि गांधी जी उन्हें लैंड देंगे उनके खुद के गांव में। बट ऐसा हो नहीं पाता है, वो रास्ते में ही पकड़े जाते हैं और फिर क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा पीटा पीटा जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा पनिश किया जाता है। तो आसाम में ये हुआ था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो तीन मतलब नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट कैसे, किन्होंने पार्टिसिपेट किया था और किस मोटिव से किया था, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके पॉइंट्स क्या हुए कि पहले हमें बताना है कि टाउन्स में क्या हाल थे, टाउन्स में लोगों ने क्या किया और उनकी क्या डिमांड थी, फिर हमें बताना है। और हाँ, पहले तीन चीज़ें हमें जरूर रखनी है कि पार्टिसिपेंट्स कौन थे, और उन्होंने किया क्या था, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था। एक्शंस एंड रिजल्ट्स। तो टाउन में क्या हुआ था, फिर प्लांटेशन साइट जो असम थी वहां पे क्या हुआ था, पीजेंट्स क्या कर रहे थे, और ट्राइबल्स में क्या हाल था। तो इसमें जो क्या कहते हैं प्लांटेशन साइट में हमें असम का एग्जाम्पल देना है, ट्राइबल्स में हमें अल्लूरी सीताराम राजू का जो है उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और पीजेंट्स में हमें जो अवध किसान सभा के जो भी वहाँ पे हुआ था नाई धोबी बंद उसके बारे में बताना है। और टाउन्स में हमें बताना है कि लोगों ने किस तरीके से क्लोथ्स को बॉयकॉट किया था और जो गवर्नमेंट टाइटल्स हैं उनको बॉयकॉट किया था, फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्शंस क्या लिए जाते हैं, तो ये सब हमें बताना होगा। तो ये अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। अगर 5 नंबर्स में क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से स्कोर इसमें किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मूवमेंट था वो कैसे खत्म हुआ। तो चौरी चौरा एक जगह थी 1920 में, वहां पे कुछ होता है, क्या होता है वो देखते हैं। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो काफी ज्यादा एब्रप्ट, अपने मतलब बहुत ज्यादा जो उसका जो मोटिव था वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता जा रहा था, क्योंकि जो गांधी जी हैं उनका मेन मोटिव था कि हमें शांतिपूर्वक जो भी अपना विद्रोह करना है वो हम बहुत शांतिपूर्वक करेंगे। लेकिन ये जो मूवमेंट था वो अपना रुख बदल रहा था। फरवरी 1922 में क्या होता है कि जो चौरी चौरा है यूपी में, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्दी वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है।
जो पीपल होते हैं वो वहाँ का जो पुलिस स्टेशन होता है उसको जला देते हैं, जिसमें 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। इसकी वजह से गांधी जी ने जब इसके बारे में उन्हें पता चला कि पीपल किस तरीके से, जो कॉमन पीपल हैं वो किस तरीके से जो मूवमेंट है उसका पूरा जो मोटिव है उसको बदल रहे हैं, तो गांधी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह से उन्होंने जो नॉन वायलेंस था उसको कॉल ऑफ कर लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ब्लडी हो रहा था, बहुत ज़्यादा खूनी हो रहा था, बहुत ज़्यादा आक्रोशित लोग हो रहे थे। इस वजह से उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अब ये मूवमेंट कब से कब तक चला। 1921 में स्टार्ट किया गया था, सॉरी 20 में स्टार्ट किया गया था, और 1922 में फरवरी में ये बंद हो जाता है। कब होता है? चौरी चौरा कांड की वजह से। तो क्वेश्चन आता है अगर एनसीएम के ऊपर, तो पार्ट अभी हमें ये बताना पड़ेगा कि किसने किसने पार्टिसिपेट किया, और फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो कैसे बंद हुआ। तो हमें बताना है कि वो धीरे धीरे वॉयलेंस होता जा रहा था। तो इसमें अगेन प्लांटेशन वाला जो साइट थी वहाँ के बारे में हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने वायलेंस किया, गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी। और इसी तरीके से नाई धोबी बंद जो था वो उसमें भी थोड़ा थोड़ा वायलेंस आ रहा था लोगों में। एंड देन द मेन जो इंसिडेंट हुआ था वो चौरी चौरा, जिसकी वजह से आ, आते आते ये जो मूवमेंट था ये बंद कर दिया गया था। अब हम इसके बाद देखेंगे कि फिर जो गांधी जी उन्होंने क्या फिर क्या उन्होंने पॉलिसी अपनाई, फिर उन्होंने क्या सोचा, फिर उन्होंने कैसे मूवमेंट को चेंज किया, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था बरदोली में। इसमें कभी कभी एक नंबर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा मूवमेंट किया था या कब किया था, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली में एक सत्याग्रह मूवमेंट किया था, जिसे बरदोली सत्याग्रह भी बोलते हैं, और इसमें सक्सीड भी होते हैं। और ये मूवमेंट था कि जो लैंड रेवेन्यू था जो बहुत ज़्यादा कहाँ पे बरदोली में बढ़ रहा था, वहाँ पे उन्हें क्या कहते हैं, जो पीजेंट्स हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये मूवमेंट किया गया था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि अ, ये जो जगह है ये आपके बुक में दी होगी। तो ये प्लेस है चौरी चौरा की, जहाँ पे गोरखपुर यहाँ पे लिखा है, गोरखपुर। तो यहाँ पे ये जो चौरी चौरा वाला जो हत्याकांड था वो यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे बाजार थी और अचानक से लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और अटैक कर देते हैं पुलिस स्टेशन पे और उसको जला भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम पूर्ण स्वराज के बारे में जानेंगे। अब जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे उनके लिए उन्होंने डिमांड की कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ना ही हमें ब्रिटिशर्स के अंडर रह करके क्या कहते हैं उनका मतलब उन्होंने ऐसा मतलब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो लॉर्ड इरविन था उसने क्या किया था कि उसने बोला कि अगर ठीक है हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन तो दे देंगे, बट हमें वर्क किसके अंडर करना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स के अंडर। तो इस वजह से जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की जो कहानी है वो कैसे आगे बढ़ी, तो अभी हम ये देखते हैं। पूर्ण स्वराज क्या? फुल इंडिपेंडेंस, मतलब हमें कम्प्लीटली जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए थी। तो 1922 के बाद क्या होता है, जो कांग्रेस होती है वो टू थॉट्स में बढ़ जाती है। पहली क्या थी? प्रो काउंसिल ग्रुप जो था, लाइक मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। इनका क्या मानना था कि इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी, जिसमें इनका मानना था कि हम लोग ब्रिटिशर्स को गवर्नमेंट में रह करके फाइट कर सकते हैं, और किससे? प्रोविंशियल काउंसिल्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो इस वजह इससे हम लोग ब्रिटिशर्स जो हैं उन पे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो दिखा पाएंगे। तो ये मानना था कुछ लीडर्स का, लाइक मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। अब जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स कौन? यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इनका मानना था कि अब हमें इनसे कोई भी चीज़ मतलब इस तरीके से परमिशन के जैसे या इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई चीज़ अब ऐसे नहीं चाहिए। अब हमें सीधा चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें मतलब ना ही कोई क्या कहते हैं इनकी मेहरबानी चाहिए, ना ही कोई डिमांड्स पूरी करवानी है, बस हमें अब सीधा सीधा इनसे आज़ादी चाहिए। तो अब इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे ये देखते हैं। तो टू मेजर इवेंट्स होते हैं जो जो स्ट्रगल है इसको और ज़्यादा पुश कर देते हैं आगे को। ये मतलब फिर इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है ये पहला है, और दूसरा है साइमन कमीशन। तो इसमें क्या था? तो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था 1926 से 1930 में, इसमें क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस थे वो क्रैश हो जाते हैं। तो पीजेंट्स थे, इसकी वजह से जो इनका जो टैक्स था वो नहीं पे कर पा रहे थे, जिससे इनको ये भी काफ़ी एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। और जो कंट्री साइड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लोगों में दिक्कतें आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते कि क्या करना है।
फिर जो साइमन कमीशन था ये क्या था, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज की। 1928 में क्या होता है कि साइमन को भेजा जाता है, एक साइमन करके एक मेंबर आता है, कहाँ से, ब्रिटेन से आता है, कि हम जाएंगे और क्या कहते हैं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम फॉर्म करेंगे। बट ये जो कमीशन बनाई जाती है इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं होता है। ब्रिटिश सेंट अ कमिटी टू लुक इनटू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मतलब इनका कहना है कि हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, लेकिन बिना किसी इंडियन मेंबर्स की जो राय है उसको जाने बिना। तो ऑब्वियस बात है लोग इससे गुस्सा होंगे। तो जब इंडिया में साइमन आता है तो इसको इंडियंस जो थे वो ग्रीट करते हैं गो बाय साइमन के नारे से। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, दिसंबर 1929 में क्या होता है, लाहौर सेशन में जो कांग्रेस होती है वो डिक्लेयर कर देती है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। जनवरी 26 1930 तक हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। लोग मतलब जो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश है उनसे पूरी तरीके से हम आज़ादी पालेंगे, और इस डेट को इस डेट को हम इंडिपेंडेंस डे के तहत हम इसको याद करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पूरा प्लान था लाहौर सेशन में, जो उन लोगों ने सोचा था कि अब ऐसा हो जाएगा। बट कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें, ये जो मूवमेंट था इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसके बाद क्या होता है कि जो लॉर्ड इरविन होता है, वाइसराय जो होता है उस टाइम का, उसने सोचा कि हम लोगों को लॉलीपॉप थमा देंगे तो ये लोग शांत हो जाएंगे। तो इस वजह से उसने क्या किया कि उसने कहा कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जिसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स के अंडर रह करके ही इसको अप्लाई करना होगा, इसको वर्क करवाना होगा, कंडक्ट करवाना होगा। तो ये कब देता है, अक्टूबर 29 में। और इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से जो इंडिया होता है उसका कोई भी मतलब फ्यूचर स्पेसिफाइड नहीं हो पाता कि एक्चुअल में इंडिया को होगा क्या आगे। और राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बुलाया जाता है, कहा जाता है कि तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना और इसके बारे में हम लोग आगे जो फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के जो रेडिकल लीडर्स होते हैं लाइक नेहरू और बोस, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं भाई, हमें अब ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। और जो उनकी जो डिमांड थी वो उस पर और ज़्यादा फर्म हो जाते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, हमें ये सारी लॉलीपॉप वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें दो तो पूरा पूरा केक दो, अब हम इससे तो नहीं खुश होने वाले। तो इसके बाद क्या होता है कि लिबरल्स और मॉडरेट्स जो होते हैं, ये अपना जो इन्फ्लुएंस होता है वो धीरे धीरे खोने लगते हैं। जो पहले सोच रहे थे, जो कांग्रेस के जो पहले के जो लीडर्स थे वो, फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, इसमें महात्मा एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि महात्मा गांधी का दलित के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने दलित के लिए क्या किया था, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको जो समाज थी उसमें समानता दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने काफी कुछ उनके लिए भी किया था। ऐसा नहीं कि केवल जितने ऊंची जाति के लोग या हाई कास्ट के लोग थे, हाई प्रोस्पेरिटी वाले जो लोग थे उन्हीं के लिए उन्होंने वर्क किया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने दलित के लिए भी काफी कुछ किया था। तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो उन्होंने जो स्वराज था, उन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि अगर अनटचेबिलिटी रहती है तो स्वराज कभी भी नहीं मिल पाएगा हमें। तो अगर जब तक हम इसे एलिमिनेट यानी इसे खत्म नहीं कर देते, स्वराज मिलना नामुमकिन है। और उन्होंने जो दलित थे, जो अनटचेबल्स थे, उनको नाम दिया होता है हरिजन, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किए उनको, ताकि ये जो दलित थे, जो डाउन कास्ट के लोग थे, इन्हें टेम्पल्स में एंट्री मिल जाए, इन्हें पब्लिक जो रिसोर्सेस है लाइक वेल्स, पार्क्स या पब्लिक एरिया और रूट्स, उनमें भी एक्सेस मिल जाए, वो लोग भी वहाँ पे कॉमन पीपल के जैसे जा सकें, उन्हें क्या कहते हैं, समाज से पिछड़ा हुआ ना महसूस हो सके। इस वजह से उन्होंने सत्याग्रह भी लॉन्च किया था इनके लिए। उसके अलावा उन्होंने खुद जाकर के टॉयलेट साफ किए थे, ताकि वो जो भंगी थे, जो टॉयलेट साफ करते हैं उनको भंगी बोला जाता था, उनका जो काम है उसको मतलब एक मान्यता दे सके कि हाँ, ये भी एक वर्क होता है जो इंसान करता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको हम डायरेक्ट अनटचेबल्स या गंदा इंसान बोलने लगे। तो उन्होंने ये भी किया था। उसके अलावा उन्होंने जो अपर कास्ट था उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि ये जो अनटचेबिलिटी का जो भी प्रैक्टिस है इसको छोड़ दिया जाए। तो इसके ऊपर भी कभी कभी 3 मार्कर या फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन्होंने हरिजन वर्ड किसको दिया था, या फिर जो भंगी थे उनके लिए क्या किया था। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट मार्च यानी कि दांडी मार्च क्या था। जो सॉल्ट मार्च था उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी और महात्मा गांधी की क्या सोच थी और इससे इम्पैक्ट क्या होना था, ये सब हम देखेंगे। बट उससे पहले देखेंगे कि इस मतलब ये जो सॉल्ट मार्च है इसको स्टार्ट करने की नौबत क्यों आई। सो जो गांधी जी थे, उन्होंने
11 डिमांड्स का एक लेटर सेंड किया था लॉर्ड इरविन को। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये 11 डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी नहीं होती हैं, ये जो डिमांड थी, ये इन्होंने जो लेटर था ये 31 जैन 1930 को सेंड किया गया था। तो उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि अगर ये जो डिमांड्स हैं उनकी जो लेटर में जो भी उन्होंने दिया है, अगर वो 11 मार्च तक कंप्लीट नहीं होता है, अगर इरविन उनकी बातें नहीं मानता है, तो 11 मार्च को ही वो सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देंगे। सॉल्ट मार्च इसलिए क्योंकि जो डिमांड्स थी उसमें एक डिमांड ये भी थी कि जो सॉल्ट टैक्स था उसको एबॉलिश किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सॉल्ट एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हर हाउस होल्ड में मिलती है। अब ये उन्होंने सॉल्ट गांधी जी ने सॉल्ट क्यों चूज़ किया, अब ये देखते हैं। क्योंकि जो रीज़न था इनका इसके पीछे वो ये था कि सॉल्ट जो था वो हर किसी के द्वारा यूज़ किया जाता था, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के घर में सॉल्ट मिल जाता था, जिससे इंडियंस जो थे वो एक यूनिटी, उनके बीच में एक यूनिटी का जो सेंस होता है वो लोग पा सकते हैं, एक आइडेंटिटी पा सकते हैं कॉमन चीज़ के लिए, जो वो हर घर में हर जगह यूज़ करते हैं, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो सॉल्ट हर घर में यूज़ किया जाता था, इस वजह से उनके बीच में एक यूनिटी आ गई थी। सो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि हम सॉल्ट अगर 11 मार्च तक डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ब्रिटिश हैड मोनोपली, क्योंकि ब्रिटिश की जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मोनोपली थी, उनके अलावा कोई भी इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकता है। एंड दैट सॉल्ट वॉज, जो टैक्स था और जो सॉल्ट का जो प्राइस था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट की। और उन्होंने ये स्टार्ट किया था दांडी से साबरमती तक, साबरमती से दांडी तक वो गए थे। और ये उन्होंने 240 माइल्स का रास्ता तय किया था, और ये उन्होंने कंप्लीट किया था 24 डेज में, वो भी 78 वॉलंटियर्स के साथ। उन्होंने रास्ते में जाते हुए कई लोगों को, रास्ते में जैसे जहाँ पे उन्होंने रेस्ट किया वहाँ लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उनको बताया कि वो क्या करना चाहते हैं, और उनके साथ और भी हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते गए, और दांडी पहुँचते पहुँचते कई मतलब 78 से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन दांडी पहुँचते पहुँचते वो जो संख्या थी वो हज़ारों में हो गई थी। और 11 मार्च को उन्होंने ये जो यात्रा स्टार्ट की थी, ये एंड होती है 6 अप्रैल को 1930 को। और उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद क्या किया, उन्होंने सी वाटर उठाया, उसको बॉईल किया और सॉल्ट बनाया, और उन्होंने ऑफिशियली ये जो लॉ था उसको ब्रेक कर दिया। ये इसलिए भी था क्योंकि उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना था, जिसका मतलब था अब हम डिसोबे करेंगे, हम जो लॉज हैं उनको ब्रेक करेंगे। एनसीएम में ये नहीं था। एनसीएम में उन्होंने कहा था कि हम केवल कॉपरेशन जो है वो अपना हटाएंगे ब्रिटिशर्स की तरफ, हम अपना कॉपरेशन हटा लेंगे तो काम हो जाएगा। बट उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपना जो नज़रिया है वो थोड़ा सा हटाया और कहा कि अब हम डिसोबे भी करेंगे, हम वायलेंस नहीं अपनाएंगे, लेकिन हम जो लॉस आप उन्होंने बनाए हैं, ब्रिटिशर्स ने जो तय कर रखे हैं, हम उनको नहीं मानेंगे, उनका डिसोबे करेंगे। सो अनलाइक नॉन कॉपरेशन, ये डोंट सपोर्ट वाला सिस्टम नहीं था, इसमें ब्रेकिंग लॉज के बारे में बताया गया था, हमें डिसोबे करना था। सो ये सारी कहानी थी सॉल्ट की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीडीएम जब स्टार्ट हो जाता है 6 अप्रैल को, तो क्या होता है। जैसे एनसीएम में था वैसे ही लोगों ने लिकर शॉप्स को पिकेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वहाँ पे उसके सामने क्या कहते हैं, जो शॉप्स थे उनके सामने बैठ करके धरने दिए और ब्लॉक किया दुकान को। देन जो पीसेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रिवेन्यू पे करने से और चौकीदारी टैक्स पे करने से। जो विलेज ऑफिसर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। लाइक उनको मना था कि अपने जो कैटल्स थे, जो उनकी भेड़ बकरियां थी, उनको वो जंगल में नहीं ले जा सकते थे। लेकिन और उसके अलावा वो वहाँ का जो जो भी मतलब फॉरेस्ट गुड्स होते हैं, लाइक फ्यूल वुड, यानी जो हर्ब्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं एज़ पर उनकी मर्ज़ी से। सो ये जो लॉ था ये भी ब्रेक किया गया। जो फॉरेस्ट के लोग, जो ट्राइबल थे, वो ये लॉ ब्रेक करके फॉरेस्ट में जाने लगे, अपनी मर्ज़ी से काम करने लगे। देन जो गवर्नमेंट थी उसने भी जो जब ये सब हुआ तो गवर्नमेंट भी तो शांत बैठी नहीं, तो उसने क्या किया कि जितने भी कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल गफ्फर खान जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 को। इसके बाद जो क्राउड था वो काफ़ी एंग्री हो जाता है, क्योंकि अब्दुल गफ्फर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि एक कांग्रेस लीडर्स थे। उसके अलावा वो सीरियन भी काफ़ी अच्छे मतलब लीडर थे, प्रोटेस्टेंट थे। देन ये जो क्राउड था उसने पेशावर में
अपना डेमोन्स्ट्रेट मतलब गुस्सा दिखाया, क्या कहते हैं, धरने पे बैठे। और जो स्टेट पे जहाँ पे बैठे थे, इस वजह से जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और वहाँ पे काफ़ी लोगों को मार देती है। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी भी अरेस्ट हो जाते हैं। और इनके अरेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो लोग होते हैं वो और ज़्यादा वायलेंस उनके अंदर आ जाता है, तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो उससे भी ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है। शांत कराने के बजाय वो और ज़्यादा ब्रूटली उनके साथ बिहेव करते हैं। महात्मा गांधी ने जब देखा कि लोग, ये जो मूवमेंट है वो वापस वायलेंस की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने जो मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ करने के लिए सोचा। अब उन्होंने कहा कि कॉल ऑफ तो नहीं किया था, बट हाँ, एक पॉज लगा दिया था कि अब ये जो मूवमेंट है ये कुछ देर के लिए रुक जाएगा। और ये इसलिए रुका था क्योंकि जो इरविन था उनके साथ गांधी जी का एक पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग वो लंदन जाएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसको अटेंड करेंगे, वहां जा करके अपनी बातें रखेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे। और दूसरा होता है कि जो भी जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है, गवर्नमेंट उनको रिलीज कर देती है। फिर दिसंबर 1931 को ये सब कुछ होता है, सॉरी, दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी लंदन जाते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जिसके बाद जो भी सीडीएम के जो पहले पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी काफ़ी निराशा होती है। और ये सब कुछ जब होता है कि बार बार हो रहा है, मतलब जो गांधी जी हैं वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कॉल ऑफ कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर कॉल ऑफ कर लेते हैं, और इन सब के बीच में जो लोगों की डिमांड्स होती हैं वो भी नहीं पूरी हो पा रही होती हैं। इस वजह से जो गांधी जी, जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो मोमेंटम है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी जो इंथुजियाज्म होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो जो गवर्नमेंट थी उसने, जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने गए थे उसके बीच में जो गवर्नमेंट थी वो और ज़्यादा रिप्रेशन उसने स्टार्ट कर दिया था। उसने नए नए तरीके ढूंढ लिए थे लोगों को परेशान करने के लिए, इंडियंस को परेशान करने के लिए पॉलिसीज निकाल दी वगैरह, बहुत मतलब परेशान किया उनको। जो गफ्फर खान थे और नेहरू, उनको जेल कर दी गई। कांग्रेस जो थी उसको इलीगल करार कर दिया गया कि जो कांग्रेस है इलीगल है, ये दोबारा नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता है तो वो जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। फिर महात्मा गांधी जब वापस आते हैं तो जो मूवमेंट है उसको वो अगेन स्टार्ट कर देते हैं 1934 में। बट अगेन मोमेंटम जो है, लोग का जो एंथुसियाज्म है वो खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो भी सीडीएम का जो भी सारा काम था उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट कैसे किया और वो डिसअपॉइंट कैसे हुए, किसने पार्टिसिपेट किया, क्या रीज़न था और डिसअपॉइंट क्यों हुए। जो सोशल ग्रुप्स है लाइक रिच पीजेंट्स, उन्होंने जो मूवमेंट था उसको इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें जो टैक्स थे उन्हें कम करवाना था। क्योंकि डिप्रेशन का जो ईयर था उसमें उनके लिए टैक्सेस जो थे वो काफ़ी हाई थे, जो उनको प्रॉब्लमेटिक थे। बट 1931 में जब मूवमेंट कॉल अप कर लिया जाता है तो बिना टैक्स कम किए ही वो मूवमेंट कॉल ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से रिच पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। पुअर पीजेंट्स के लिए चाहिए था उन्हें कि जो रेंट है वो ख़त्म कर दिया जाए, जो अनपेड रेंट है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें कुछ भी कोई रेंट किसी भी तरीके की चीज़ उन्हें भरनी ना पड़े। देन जो कांग्रेस थी वो उन्होंने इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स और सॉरी ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हें लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे, पुअर पीजेंट्स की हेल्प करेंगे, तो जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं या वो हमारा जो साथ है वो छोड़ देंगे। देन बिजनेसमैन जो थे उन्हें चाहिए था कि फॉरेन जो इम्पोर्ट्स हैं उनसे उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी, क्योंकि अगर फॉरेन इम्पोर्ट ज़्यादा होते होंगे तो इनका बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। इसलिए बट सोशलिज्म की वजह से जो कांग्रेस होती है वो उनकी मदद नहीं करती है और जो ट्रेड होता है वो वैसे वैसे चल रहा होता है, इस वजह से इनके लिए भी डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो जाती है। देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं उन्हें लो वेजेस के अगेंस्ट उन्हें फाइट करना था, उन्हें चाहिए था जो हमारी पुअर कंडीशन है वो ठीक हो जाए। बट अगेन जो कांग्रेस थी उसने इस मामले में भी चुप्पी साधी और इनकी हेल्प करने से मना कर दिया ताकि वो फैक्ट्री ओनर को भी अपसेट ना करें। इस वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो डिसअपॉइंट हुए। देन वीमेन, उन्होंने काफ़ी ब्रॉड लेवल पे पार्टिसिपेट किया। उनके लिए उन्होंने समझा कि नेशन को सर्व करना उनके लिए सैक्रेड ड्यूटी, उनका धर्म है। तो इस वजह से इस वजह से जो विमेंस, लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस थी उन्होंने उन्हें कोई भी लीडरशिप रोल या उन्हें कोई भी ऑफिशियल टाइटल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद विमेंस को भी काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई थी कि उनके इतना ज़्यादा योगदान के बाद भी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो चल रही थी। अब इसमें एक चीज़ और है, जो गांधी की आइडियोलॉजी है
गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वीमेंस को लेके, उनका भी यही मानना था कि जो वीमेंस हैं उनका मेन काम ये है कि वो बस एक अच्छी मदर बने, एक अच्छी वाइफ बने और अपने घर को अच्छे से संभालें। ये उनका मेन काम है, उनका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी नेशनल मूवमेंट से। तो उन्होंने भले ही अलग अलग क्या कहते हैं लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी को साथ लेने की कोशिश की, बट वीमेंस को उन्होंने काफ़ी इग्नोर किया था। सो ये एक माइनस पॉइंट है, बट इग्नोरिंग दैट, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो इसके बाद हम देखते हैं कि लिमिट्स क्या थी मूवमेंट की। मूवमेंट तो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे हुआ था, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो अब हम ये देखेंगे लिमिटेशंस क्या थी। हाँ, एक चीज़ और कि विमेंस जो थी उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था। सो जो अर्बन एरिया था, अर्बन एरिया, वहाँ पे जो विमेंस थी, जो हाई कास्ट विमेंस थी, हाई कास्ट की, उन्होंने काफ़ी ब्रॉड लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। और जो रूरल एरिया था, वहाँ पे जो रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड से जो बिलोंग करती थी, रिच पीजेंट हाउस होल्ड से जो बिलोंग करती थी, उन्होंने बहुत ब्रॉड लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा फिर भी चाहे जितना पार्टिसिपेशन हुआ हो, गांधी जी ने उन्हें कभी भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंस देने की कोशिश नहीं की, उनको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हुई, क्या दिक्कत हुई कि ये जो मूवमेंट था ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो जो कांग्रेस थी उसने दलित्स को बहुत इग्नोर किया था। जो कांग्रेस थी उसने दलित्स को बहुत इग्नोर किया था। इस वजह से जो उनके लीडर्स थे बी आर अम्बेडकर, उनको काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है और वो डिमांड करते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, वोटिंग ब्लॉक्स फॉर दलित्स। दलित्स के लिए उन्होंने अलग से डिमांड की थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए थी। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी को फियर था, गांधी जी ने मना किया। उनको चाहिए था कि जो हिंदू सोसाइटी है उसको डिवाइड कर देगा, जिससे ये जो यूनिटी है जो बहुत ही मुश्किल से वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में, तो वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने जो पूना पैक्ट था, मतलब जो बी आर अम्बेडकर हैं वो तब भी मान नहीं रहे थे उनके मना करने के बाद भी। तो जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था कि जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि मैं जब तक बात क्या कहते हैं वो बात नहीं मानते, तो उन्होंने फास्ट अनटू डेथ यानी कि भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। बट इस वजह से जब ये सब होने लगा तो बी आर अम्बेडकर ने उनकी बात मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया 1932 में, जिसमें दलित्स को रिजर्व सीट्स मिल गई। सेपरेट इलेक्टोरेट भले ही ना मिला हो, बट रिजर्व सीट्स उनको मिल जाती हैं, जिससे बी आर अम्बेडकर कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट स्टेट विद इन द जनरल इलेक्टोरेट, और उन्हें जनरल इलेक्टोरेट में ही रहना था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके अलावा क्या दिक्कत थी। अब इसमें मुझे मुस्लिम एलिनेशन क्या हुआ, मुस्लिम्स भी 1940s आते आते अलग होने लगे थे। उनके हिसाब से उन्हें लग रहा था कि वो एक माइनॉरिटी है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसकी वजह से अगर इंडिपेंडेंस मिलती है तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस भी थी। कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स ज़्यादा उनको कुछ अलग से स्पेशल कोई रिजर्वेशन मिले या उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। सो इस वजह से उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें होने लगी थी। सो अगेन जो आफ्टर खिलाफत मूवमेंट क्या होता है कि मैनी मुस्लिम्स फेल्ट कांग्रेस वाज बिकमिंग टू हिंदू। अगेन उन्हें माइनॉरिटी महसूस हो रही थी। तो जो जो अली मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने कहा कि हमें भी रिजर्व सीट्स चाहिए सेंट्रल असेंबली में। और ये काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन होती है, कांग्रेस के कई लीडर्स होते हैं जो उनसे मतलब वाद विवाद करते हैं, और जो नेगोशिएशन होता है वो फेल हो जाता है। उसके बाद 1928 ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये जो भी उनका जो डिमांड थी वो फिल कर दी जाती है। उसके बाद इनके बीच में एक गैप आ जाता है। गैप किस चीज़ का? सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट का। उनके बीच में जो विश्वास था, जो ट्रस्ट था, वो अब जाने लगता है। और मुस्लिम्स और हिंदूज जो थे यहाँ पे अलग अलग होने लगते हैं। और यहीं पे अगेन जो ब्रिटिशर्स होते हैं अपनी जो नीति है, जो पॉलिसी है, फूक डालो राज करो,
वो अपनाते हैं। एंड देन अगेन जब आज़ादी पाते पाते इंडिया जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में डिवाइड हो जाता है। सो अब इसके की टेक अवेज क्या थे ये देख लेते हैं। जो नॉन कॉपरेशन था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रिफ्यूज टू वर्क विद ब्रिटिश। और अगेन इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे उन्होंने कहा था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ काम करना नहीं चाहेंगे, अपना कॉपरेशन हटाएंगे। डोंट बाय क्लोथ, डोंट गो टू स्कूल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या था कि हम लॉस ब्रेक करेंगे, मेक योर ओन सॉल्ट, रिफ्यूज टू पे टैक्स। खुद का सॉल्ट बनाएंगे, टैक्स नहीं देंगे, अब ब्रिटिशर्स को जो करना है करें। सो उसमें काफ़ी कुछ हुआ हमने जैसे देखा था। सो अब देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि कैसे जो वहाँ के जो अलग अलग आर्टिस्ट थे उन्होंने जर्मेनिया का जो और मैरिनी का जो फिगर बनाया था लोगों में, लोगों को एक पर्सोनिफाई किया था अपने नेशन को। तो इसी तरीके से इंडिया में भी ऐसे कई लीडर्स थे जिन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया था। तो इंडिया में कुछ ऐसे जैसे लीडर्स थे जैसे उन्होंने भारत माता का इमेज बनाया, मदर इंडिया। जो बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने हाइम क्रिएट की, वंदे मातरम जो कि 1870s में उन्होंने क्रिएट की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भारत माता की पेंटिंग उन्हें पेंट किया था, उन्हें अपना जो इमेजिनेशन है उसे एक फॉर्म दिया था, जिसमें उन्होंने उन्हें एस्थेटिक, काम और स्पिरिचुअल दिखाया था, बहुत शांत स्वभाव की और दैवीय दिखाने की कोशिश की गई थी। फिर डिस्पेंसिंग फूड एंड क्लोथिंग, क्योंकि उस टाइम पे हंगर और भुखमरी और पुअरनेस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनके हाथों में और उनके जो फिगर्स थे उसमें उन्होंने फूड और क्लोथिंग को शो किया था। उसके बाद जो लेटर वर्जन आया उसमें कई जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने उन्हें लायन के साथ और एलिफेंट के साथ सिंबलाइज करने की कोशिश की, जो कि पावर और अथॉरिटी को शो करता है। ये जो इमेज थी भारत माता की, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट हाँ पर्सोनिफिकेशन के लिए कभी कभी पूछ लेता है या वन मार्कर भी पूछ लेता है कि भारत माता जो इमेज है वो किसने जनरेट की थी, किसने बनाई थी, उसके अलावा वंदे मातरम किसने कंपोज किया था। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो भारत माता अभिनाथ टैगोर 1905 की ये पिक्चर है। अ, तो ये वाला आप पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि फोकले और सॉन्ग्स ने कैसे लोगों को यूनिफाई किया। तो नेशनलिस्ट बिलीव दैट ट्रू इंडियन कल्चर जो है वो विलेजेस में ही मिलता है, और वो किस में है, वो प्रिजर्व्ड है, फोक टेल्स और सॉन्ग्स में। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बंगाल से थे, बिलोंग करते थे। उन्होंने बैलेट्स जो थी कलेक्ट की, नर्सरी राइम्स को कलेक्ट किया और उन्हें फोक रिवाइवल में कन्वर्ट कर दिया। जो नतेसा शास्त्री थी मद्रास से, उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक पब्लिश की थी तमिल फोक टेल्स की, जिसे उन्होंने नाम दिया था फोक लेयर ऑफ सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया के बारे में पूरा जो भी उन्होंने बुक जो बल्कि मैसिव जो कलेक्शन उन्होंने किया था वो सदर्न इंडिया के बारे में था। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था कि स्टोरीज जो थी वो रियल इंडिया को शो करती हैं, विच हैड बीन करप्टेड, जो करप्ट कर दी गई थी फॉरेन ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने अपनी जो स्टाइल, लाइफ की जो लाइफ स्टाइल थी उससे लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस किया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा हाइयर थे और इंडियंस जो थे उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका कल्चर बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ये चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने पर्सोनिफाई करने की कोशिश की थी कि जो इंडिया का रियल कल्चर है वो विलेजेस में और उनकी जो फोक टेल्स थी, उनकी जो स्टोरीज थी उसमें बसता है, जो अ, किसी भी तरीके से ब्रिटिशर से करप्ट कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि फ्लैग्स को सिंबल्स कैसे बनाया गया यूनिटी का। तो फ्लैग्स था उसे विजुअल वे फॉर पीपल टू शो डिफरेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उन्होंने जो इंडियंस थे उन्होंने फ्लैग का यूज़ किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी जो रिवोल्यूशन है, जो नेशनलिज्म है उसको शो करने के लिए। स्वदेशी जो फ्लैग था 1904 का, ट्राई कलर रेड ग्रीन येलो, जिसके बीच में जो अपर जो लाइन थी उसमें 8 लोटसेस बने हुए थे, जो 8 प्रोविंसेस को, जो ब्रिटिश इंडिया है उस टाइम के जो 8 प्रोविंसेस थे उनको शो करता था। और क्रेसेंट मून बना था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो करने के लिए। और ये उसके बाद जो स्वराज फ्लैग आया 1921 में, वो गांधी जी ने डिजाइन किया था, जिसमें उन्होंने ट्राई कलर यूज किए थे, रेड ग्रीन और वाइट। और बीच में एक स्पिनिंग व्हील दिखाया था, वही चक्र, हमारा चरखा इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प।
और वो किसे रिप्रेजेंट करता था? सेल्फ हेल्प को। बाकी तो आपको ट्राई कलर के तीनों कलर्स के मीनिंग तो पता ही होंगे। सो देन री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये क्या है? टू काउंटर द ब्रिटिश क्लेम दैट इंडियंस वर प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, नेशनल राइटर्स लुक्ड बैक एट इंडियंस एंशियंट सोसाइटी। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक क्लेम किया था कि जो इंडियंस हैं वो प्रिमिटिव और बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा लोग हैं, उनकी सोच बहुत पिछड़ी हुई है। सो नेशनलिस्ट जो राइटर्स थे उन्होंने इंडियन एंशियंट हिस्ट्री जो है उसका यूज़ किया था ये दिखाने के लिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो गोल्डन एज है, दे रोट अबाउट एंशियंट अचीवमेंट्स। आप अगर हम लोग अपना हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत पुरानी, तो हमें पता चलेगा कि जो इंडियंस हैं उसमें कितने कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स अभी भी हैं। सो साइंस के फील्ड में हो, चाहे मैथ के फील्ड में हो, चाहे आर्ट के फील्ड में हो, चाहे फिलोसफी, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है जो कि है चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र। सबसे बड़ा जो बल्कि है, जिसमें पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है। इसके अलावा जो तक्षशिला थी, जो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो इससे मैसेज क्या वो कन्वे कर रहे थे? उन्होंने ये आर्ग्यू करने की कोशिश की थी कि जो इंडिया है वो एक टाइम पे अ, बहुत ही ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा विकसित थी, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। बट बट जो कॉलोनाइजेशन है, इसकी वजह से जो इनकी जो इतनी प्रॉस्पेरिटी, जो इतना जो डेवलपमेंट था, वो सब डिक्लाइन कर जाता है, सब ढह जाता है। दिस इंस्पायर पीपल टू स्ट्रगल टू रिगेन दैट लॉस्ट ग्लोरी। और ये जो आइडिया था, ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कि हमें जो हमारी जो डेवलपमेंट है, जो हमारी सभ्यता है जो खो चुकी है, उसे हमें वापस पाना है। इसकी वजह ये चीज़ इन्हें बहुत, इंडियंस को बहुत यूनिफाई करती है कि हाँ, हमें वो चीज़ वापस चाहिए, जो हमारी ग्लोरी थी वो हमें वापस चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन, ये सबसे लास्ट पेज में आपने देखा होगा, एक छोटा सा पेज है, ब्लॉक वो है, बॉक्स उसमें दिया हुआ है, तो उसके बारे में ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी कभी कभी 1 मार्क का पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सो क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से जो लोगों में बहुत बड़ा डिसकंटेंट क्रिएट हो जाता है, लोग जो उनके अंदर जो निराशा होती है, जो अग्रेसिवनेस होता है, वो जो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 1942 में जो कांग्रेस होती है, तो वर्किंग कमेटी थी, उसने पास कर दिया होता है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, डिमांडिंग इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल। और ये सबसे लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं मूवमेंट हो जाता है, जिसके बाद ये लास्ट मूवमेंट होता है, जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। ऑन 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में गांधी जी लॉन्च कर देते हैं स्लोगन डू और डाई का, कि अब या तो करो या तो मरो, यानी कि ये आखिरी हम लोगों की कोशिश होगी, या तो हम कर लें या तो हम मर लें, क्योंकि अगर नहीं कर पाएंगे तो ब्रिटिशर्स वैसे भी हमें एक्सप्लॉइट कर करके मार डालेंगे। द मूवमेंट एम्ड एट नेशन वाइड नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल। अगेन उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी है उसे नहीं छोड़ा होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा नेशन वाइड क्विट इंडिया मूवमेंट जो होता है नेशन वाइड पॉपुलराइज हो जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस, स्टूडेंट, वर्कर्स, पेजेंट्स, वीमेन, हर तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है इसमें। हड़ताल होती हैं, लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, धरने बैठाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वाइडली ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को पूरे इंडिया में। जिसे इसे पैन इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट इंडिया के हर कोने, सदर्न से लेके नदर्न और वेस्ट से लेके ईस्ट, हर जगह पे मूवमेंट्स चल रहे होते हैं। हाँ, ईस्ट में उतना नहीं होता है, बट फिर भी द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद सिविल रिप्रेशन। और ब्रिटिशर्स अगेन उन्हें हमेशा मार जो मार धाड़ की है वही आवाज़ उन्हें समझ में आती है, वही लैंग्वेज उन्हें समझ में आती है, तो उन्होंने फिर लोगों पे बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई, क्रूरल्टी दिखाई, लोगों को पीटा, पनिश किया। देन डिस्पाइट दिस क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम मेजर मास अपराइजिंग अगेंस्ट कॉलोनियल। के बावजूद जो इंडियंस हैं उन्होंने एट लास्ट इस मूवमेंट के साथ अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो पाली होती है, भले ही इंडिया जो है वो दो हिस्सों में बट जाता है। अब कंक्लूजन क्या है इस पूरे चैप्टर का, ये देख लेते हैं। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव स्केल पे था, मैसिव अम्ब्रेला था, मतलब ऐसे जिसके नीचे जितने भी कम्युनिटी के, कास्ट के, जेंडर के, रिलीजन के
लोग थे वो साथ में आ जाते हैं। जो ये जो चैलेंज होता है इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि लोगों को कैसे हिंदू सिंबल्स एंड जो उसकी हिस्ट्री थी और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है लाइक मुस्लिम्स, जो जिन्हें लगता था कि वो अलग मतलब हो रहे हैं क्योंकि हिंदू जो थे और जो हिस्ट्री थी वो हिंदूज के ऊपर ज़्यादा थी, तो उन्हें लगता था कि हम माइनॉरिटी हैं। तो और मुस्लिम्स के अलावा लाइक सिख एंड क्रिश्चियन इन ये भी हैं, बट मुस्लिम को ज़्यादा क्या कहते हैं वो लोग ज़्यादा इनसिक्योर थे इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये भी एक चैलेंज था कि कैसे ये सबको यूनिफाई किया जाए। उसके अलावा जो यूनिटी थी डिस्पाइट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों अंदर लोगों में, जितने भी क्लासेस हैं उनके बीच में लाइक पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, रिलीजन, कॉमन एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश मूवमेंट अलाइव। बट इनका जो गुस्सा था, तो उनका जो कॉमन एनिमी था ब्रिटिशर्स थे, उसने इन्हें साथ में आने में मजबूर किया। और मजबूर के अलावा इन लोगों ने साथ में मिल करके जो इनका कॉमन गोल था ब्रिटिशर्स, उन्हें जो उसे भी अचीव किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फाइनल पुश था वो क्या था, क्विट इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया था। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू डू और डाई का जो स्लोगन था जो निकला, उसके बाद ये जो मास मूवमेंट था, ये कोई जो मास मूवमेंट था इसके थ्रू इंडिया का जो स्ट्रगल होता है वो कंप्लीट हो जाता है और इंडिया जो है वो आज़ाद हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो ये था पूरा चैप्टर। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर आते हैं क्वेश्चंस तो आपको एक आइडिया रहे, तो उसके लिए हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो सत्याग्रह था उसका आइडिया क्या था, जो गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें पहले हम डेफिनेशन लिख देंगे कि सत्याग्रह वाज अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये जो सत्याग्रह था इसका जो ये बहुत ही बड़ा एक सोच थी जिस जो थी कि ट्रुथ यानी कि सत्य और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पे बेस्ड थी। उनका कहना था कि इट मीन्स ट्रुथ फोर्स और सोल फोर्स। उनका कहना था कि अगर सत्य लोगों को पता चलता है तो वो उनकी आत्मा पे क्या कहते हैं लोगों को आत्मा से इन्फ्लुएंस करता है। देन इसकी जो कोर फिलोसफी थी वो क्या थी, इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। जैसे फर्स्ट में जो मैंने पढ़ा था कि अगर स्ट्रगल हमारा जो है वो इनजस्टिस के खिलाफ है और हम सही हैं, तो जो हम अगर बिना फिजिकल फोर्स लगाए भी सामने वाले इंसान को, जो ऑपरेसर है जो हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसकी जो कॉन्साइस है, उसकी जो आत्मा है, उस पे हम चोट पहुंचा करके जो अपनी फाइट है उसको जीत सकते हैं। देन मेथड क्या था, सत्याग्रह डज नॉट सीक वेंजिनेंस और यूज वायलेंस। उन्हें वायलेंस नहीं चाहिए था, इंस्टेड दे अपील टू दी कंसाइज ऑफ ऑपरेसर। वो लोगों की जो सामने वाले की, जो ऑपरेसर है उसकी आत्मा पे, उसकी जो आत्मा होती है उस पे अटैक करते हैं, किससे, अपनी ट्रुथ के साथ। और उन्हें जो सच है, जो सही है, उसे देखने में मजबूर कर देते हैं। तो इसका जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था कि गांधी जी बिलीव दैट थ्रू दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू ट्रिम्फ एंड दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस अगेन। उनका जो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट था और उनके हिसाब से जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट था, ये लोगों को, जो सारे इंडियंस हैं उनको यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हेल्प की थी नेशनल मूवमेंट को फैलाने में इंडिया में। तो ये फर्स्ट पेज में ही हम लोगों ने आई थिंक फर्स्ट से फोर्थ स्लाइड में आई थिंक हमने लोगों ने पढ़ी थी ये वाला। तो देखते हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी इंडिया की, वो इंडिया को यूनिफाई कर देती हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इकोनॉमिक हार्डशिप जो थी वो क्या थी कि ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था, ब्रिटेन जो लड़ाई लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में, उसका जितना भी खर्च आया था वो इंडिया से वसूल किया जा रहा था, इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज करके, जिससे लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आक्रोश में आ जाते हैं। देन जो प्राइसेस थे वो बढ़ा दिए जाते हैं। इस वजह से जो 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो प्राइसेस थे वो सीधा सीधा डबल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे चाहिए होते थे अपने जो एक्सपेंडिचर था उसको कवर अप करने के लिए, मेकिंग लाइफ मैजरेबल। और इसका जो भुगतान था वो इंडियन कर रहा था, कॉमन पीपल कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी उनकी। उसके बाद क्या हो जाता है कि क्रॉप फेलियर आ जाता है और फैमीन आ जाता है। 1918
से लेके 21 तक क्रॉप फेलियर होता है, जिसकी वजह से बहुत से जगह पे क्या कहते हैं फूड के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और जो फूड शॉर्टेज थी वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद देखते हैं जो एक इन्फ्लुएंजा है वो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ जाता है, जिसमें 12 से 13 मिलियन पीपल मर जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेलियर टू प्रोवाइड, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई भी मतलब उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की होती है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता है इंडियंस की जो जान है उनको बचाने के लिए। सो ये भी एक रीज़न बनता है लोगों के क्या कहते हैं गुस्से का। उसके बाद देखते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। अब ब्रिटेन अब वॉर लड़ रहा है तो उसे आर्मी की ज़रूरत तो चाहिए ही थी, तो आर्मी वो कहाँ से रिक्रूट कर रहा था, तो उसने जो रूरल एरियाज थे वहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती भरना शुरू कर दिया था अपनी आर्मी में, और उन्हें भेजने लगे थे ब्रिटेन लड़ाई करने के लिए। इससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फैलता है विलेजेस के बीच में। अब देखते हैं कि गांधी जी जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, और सॉल्ट टैक्स को ही क्यों चूज किया एज अ टारगेट। तो हम देखते हैं गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट बिकॉज द ब्रिटिश वाइसराय इरविन, तो ब्रिटिश का जो वाइसराय था इरविन, उसने उनकी 11 डिमांड्स को इग्नोर कर दिया था, इंक्लूडिंग अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। इसमें जो मेन उनका जो मोटिव था सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करवाना, वो भी क्या कहते हैं डिनाई कर दिया जाता है। तो जो यूनिवर्सल, अब जो सॉल्ट था वो यूनिवर्सल एसेंशियल थी, वो हर हाउस होल्ड में, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कम्युनिटी हो, क्या कहते हैं रीजन हो, सोसाइटी हो, हर जगह पे सॉल्ट अवेलेबल होता है, और ये कॉमन नीड थी इंसान की, क्योंकि बहुत जो इसेंशियल फूड था इंडियंस के लिए। सो ये उन्हें यूनिफाई कर रहा था, इस वजह से उन्होंने सॉल्ट को ही चूज किया था। सिंबल ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि सॉल्ट टैक्स जो था वो गवर्नमेंट की मोनोपोली जो थी उसे शो कर रहा था, उनकी जो ऑपरेसिव थी, क्योंकि सॉल्ट टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन शो कर रहे थे, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोगों को यूनिफाई करने की, मतलब ये जो चीज़ थी वो लोगों को यूनिफाई भी कर रही थी, यूनिफाइंग फैक्टर। गांधी फेल्ट दैट मूवमेंट सेंटर्ड ऑन सॉल्ट could unite all classes of Indian society। उसके बाद ये जो लॉन्च होता है, ये कब होता है, 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जो हैं वो दांडी पहुंचते हैं, जो सॉल्ट लॉ होता है उसे ब्रेक करते हैं, उसके बाद सिग्नल करते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते ही। अब हम देखते हैं कि जो आइकन्स थे और सिंबल्स थे, लास्ट पेज जो था उसमें हमने पढ़ा अभी, उसमें इन चीज़ों ने लोगों को कैसे, कलेक्टिव जो बिलोंगिंग है उनकी, जो उन्हें यूनिफाई कर कैसे किया। तो जो नेशनलिज्म था वो स्प्रेड होता है थ्रू कल्चर प्रोसेसेस दैट मेड पीपल फील पार्ट ऑफ वन नेशन। जो इंडिया का जो कल्चर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हर जगह पे, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, जो कल्चर है वो उन्हें जोड़ के रखता है, कल्चर कॉमन ही होता है। इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ब्रॉड होती है लोगों को यूनिफाई करने के लिए। जो भारत माता थी, इनको यूज़ किया गया, पर्सोनिफाई किया गया एज अ नेशन, एज अ मदरलैंड। इंडिया को मदरलैंड के जैसे शो किया आर्टिस्ट ने। द आइडेंटिटी ऑफ नेशन वॉज सिम्बलाइज्ड इन द इमेज ऑफ भारत माता। और ये किसने बनाई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये पेंट किया था, जिसमें उन्होंने भारत माता को एस्थेटिक, काम और स्पिरिचुअल फिगर के जैसे उन्हें शो किया था। अब जो फोक लिए थे उन्होंने कैसे हेल्प किया, जो नेशनलिस्ट लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर और नथीसा शास्त्री थे, उन्होंने फोक सॉन्ग्स को, टेल्स को रिवाइव किया, उनको वापस जिंदा किया, और जो इंडियन जो ट्रेडिशनल कल्चर था उसे रिस्टोर किया, उसकी प्राइड को रिस्टोर किया जो कि पास्ट में थी। अब लोगों को इसलिए ऐसे इन्फ्लुएंस किया कि आ, हमारा जो पास्ट था वो कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई था, उसमें कितनी ज़्यादा जो सभ्यता है वो हमारी कितनी ज़्यादा विकसित थी। तो ये उन्होंने लोगों को बताया, और उनसे कहा कि हमें जो हमारी सभ्यता है वो हमें वापस लानी होगी, हमारी जो विकसित सभ्यता थी वो पूरी दुनिया को दिखानी है। उसके बाद जो फ्लैग्स थे उनका भी यूज़ किया गया। स्वदेशी मूवमेंट जो था उसमें ट्राई कलर फ्लैग लॉन्च किया गया था डिज़ाइन करके, और बाद में 1921 में गांधी जी ने अपना जो फ्लैग था वो डिज़ाइन किया था, उसे लॉन्च किया था, जिसे स्वराज फ्लैग बोला जाता है, जिसमें 3 कलर्स हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट, और उसके अलावा
जो व्हील थी वो बीच में है, जो अभी हमारा करंट फ्लैग है, रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प। उसके बाद री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अभी जो मैंने बताया था कि जो हमारा जो गोल्डन एज है वो लोगों को बताया गया, हमारी जो गोल्डन हिस्ट्री है वो लोगों को बताई गई कि कैसे हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित थे। हमारी जो मैथ हो, चाहे साइंस की फील्ड में हो, चाहे आर्ट फील्ड में हो, इंडियंस को कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारी ये जो क्या कहते हैं, जो सभ्यता है, जो हमारी जो नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी जो गोल्डन एज है वो लोगों को बताई गई, ताकि लोग इन्फ्लुएंस हों कि हाँ, हम भी किसी से कम नहीं थे। उसके बाद देखते हैं न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे इन इंडिया। ये भी हम लोगों ने देखा है, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो उसको बताते हैं अभी के लिए। फिर भी अगर देखना है तो कॉमन कॉमन चीज़ें देख लेते हैं, लाइक डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है, इसी वजह से प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। फोर्स रिक्रूटमेंट किया जाता है आर्मी में, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं होते लड़ाई करने के लिए। उसके बाद क्रॉप फेलियर हो जाता है, एपिडेमिक्स आ जाते हैं, जिससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता इंडियंस की हेल्प करने में। कलेक्टिव एंगर बढ़ जाता है लोगों में। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो इंडियंस की इकोनॉमी और सोसाइटी पे कैसे क्या कहते हैं इम्पैक्ट किया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1914 से 18 तक। जो न्यू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर देता है, और विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि इंडियंस जो थे वो एंटी कॉलोनिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। अब इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्या थी? टैक्सेस, वॉर एक्सपेंडिचर की वजह से प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है, डबल हो जाते हैं, मेकिंग लाइफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल। फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती भर्ती होते हैं, किए जाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ जाता है, फेमिन आ जाता है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री जो है वो रुक जाती हैं, क्योंकि फॉरेन गुड्स आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जो था वो इंडियंस ने उसे क्यों अपोज किया था। ऐसा क्या था रॉलेट एक्ट में कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रॉलेट सत्याग्रह भी लॉन्च किया गया गांधी जी के द्वारा। तो अब हम ये देखते हैं। तो जो रॉलेट एक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज किया गया था इंडियंस के द्वारा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट था, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी न्याय प्रिय नहीं था, और बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव था। इट अलाउड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको फ्री का जो है मतलब उन्हें परमिशन मिल गई थी कि अगर कोई भी तुम्हें सस्पिशियस लगे, जिस पे भी तुम्हें शक हो, उसे तुम अरेस्ट कर लो, और बिना डिटेंशन के, बिना सुनवाई के तुम उसे ट्रायल के लिए फॉर 2 ईयर्स रख सकते हो। इस वजह से ये बिल्कुल भी इंडियंस को पसंद नहीं आया था। इट सस्पेंडेड इम्पॉर्टेंट सिविल लिबर्टीज सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्ट की वजह से जो इंडियंस थे उनका जो बेसिक राइट होना चाहिए था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसे छीन लिया जाता है। और ये इट वॉज पास विदाउट कंसल्टिंग इंडियंस। इंडियंस के बिना कंसल्ट के पास कर दिया गया था। तुम इंडियंस पे ये लॉ थोप रहे हो, बट तुमने उसका कंसेंट भी नहीं लिया। सो ऑब्वियस बात है इंडियंस जो हैं वो उसके खिलाफ अग्रेसिव होंगे ही होंगे। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने मेंबर्स थे, मतलब उनकी बात हो रही है कि उनसे कंसेंट या उनसे पूछा भी नहीं गया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था। तो जो इंडियंस थे उन्होंने ये जो वायलेंस है, वायलेशन है, इसे देखा कि ऑफ देयर बेसिक राइट्स एंड सिंबल ऑफ कॉलोनियल रिप्रेशन। उन्हें ये जो वायलेशन था, ये उन्हें ऐसा दिख रहा था कि ये जो रॉलेट एक्ट है, ये जो लॉ है, इसके थ्रू उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, उनको हिंडर किया जा रहा है। और इसे उन्होंने सिंबल कैसा देखा? कॉलोनियल ऑपरेशन का। ठीक, कि कैसे जो एक दूसरा देश है वो दूसरे देश पे, हमारे देश पे आकर के इस तरीके से मनचाहे तरीके से राज कर रहा है। जो मर्जी आती है वो लॉ पास कर दिया जाता है, जो मर्जी जिसको मर्जी आती है वो पीटने लगता है, जिसकी मर्जी आती है वो जेल में डाल देता है, जो भी हो रहा है, पर कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर जो था, वो कैसे, मतलब उसमें क्या हुआ था, उसने कैसे इम्पैक्ट किया नेशनल मूवमेंट को। तो 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट की वजह से लोग वैसे भी रॉलेट सत्याग्रह जैसे लॉन्च कर दिया गया था, तो लोग ग्रुप्स बना रहे थे, तो उसी बीच में मार्शल लॉ है वो लॉन्च कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं क्या है आगे। तो जो क्राउड थी जलियांवाला बाग में, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, वहाँ पे बैसाखी का मेला होता है अमृतसर में। और जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी वहाँ पे आए होते हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ बातचीत करने, और
मतलब ये पता करने की आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो जनरल डायर था, मार्शल लॉ की क्या कहते हैं लॉन्च होने के बाद उसने क्या किया कि जितने भी एक्सिस थे वहाँ के उन्हें ब्लॉक कर दिया और ओपन फायर कर दिया था लोगों पे। ओपन फायर मतलब कौन है सामने कौन नहीं है, बच्चा बूढ़ा औरतें हों चाहे कोई भी हो, मतलब कोई मतलब नहीं था। उसने ओपन फायर किया। अब वो लोग आपस में चाहे जैसे मर रहे हों, चाहे जमीन के नीचे आके गोली खा के, कई लोग तो थे अगर आपने पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा तो वहां पे एक कुआं था, उस कुएं में लोग कूदने लगे थे कि बच जाएंगे, लेकिन कुएं में एक साथ कई लोग कूद जाते हैं जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से वहीं पर लोग दम गोली से नहीं पर दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा लोगों को दे देता है और गुस्सा भी लोगों में भर देता है। इम्पैक्ट क्या होता है नेशनल मूवमेंट पे इसका? हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट मैन वीमेन चिल्ड्रन मारे जाते हैं बिना किसी मतलब के। रॉलेट सत्याग्रह के जो लोग थे, ठीक है उनको तुम्हें कुछ करना पनिश करना है भाई अपने लॉ के हिसाब से तो तुम कर लो, बट ओपन फायर करना वॉज नॉट द गुड थिंग। सो बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया जाए उनका। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो ब्रुटैलिटी थी ये लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक कर देती है, पूरे नेशन को एकदम सदमे में डाल देती है, ट्रॉमा डाल दे लोगों में बैठा देती है। उनका जो भरोसा होता है ब्रिटिश की जस्टिस के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं बचता, खत्म हो जाता है जड़ से। गवर्नेंस है उस पर कोई भरोसा नहीं रहता, खत्म हो जाता है। तो प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, पूरे इंडिया में होते हैं कि ये क्या लॉ था, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बवाल शवाल होता है। उसके बाद देखते हैं जो महात्मा गांधी होते हैं उन्हें पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, कतई इफेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, द मैसेकर बिकेम अ टर्निंग पॉइंट एंड इंटेंसिफाइड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और इस मैसेकर की वजह से लोगों का जो आक्रोश है ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा लेवल पे जो स्ट्रगल होता है जो चल रहा होता है इंडिपेंडेंस का उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं कि अब तो नहीं रहना भाई इनके साथ, खत्म करो भगाओ इनको। अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था वो विड्रॉ क्यों किया गया था 1982। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही आराम से चल रहा था, बहुत ही सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लोग बॉयकॉट कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। बट जो मेन मोटिव था गांधी जी का नॉन वायलेंस था वो हिंडर हो जाता है। इस वजह से ये बंद कर दिया था। क्या होता है कि चौरी चौरा जो इंसिडेंट है यूपी में एक जगह है वहाँ पे 1922 में जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो जो होता है पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, और वहाँ पे जो पुलिसमैन होते हैं काफ़ी पुलिसमैन मर जाते हैं उसकी वजह से। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया होता है, और जो वायलेंस वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, जो वायलेंस होता है जो उनका जो प्रिंसिपल होता है नॉन वायलेंस का, उसकी जगह पे ये आ जाता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट को कॉल अप कर लेते हैं। पीपल वर नॉट येट डिसिप्लिन फॉर पीसफुल स्ट्रगल। अब गांधी जी को ये पता चल समझ में आता है कि जो लोग हैं वो भी तैयार नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि नॉन वायलेंस एक्चुअल में होता क्या है, पीसफुल स्ट्रगल क्या होता है। इस वजह से मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया जाता है। ही बिलीव मॉरल स्ट्रेंथ वाज मोर इम्पोर्टेंट देन इमीडिएट सक्सेस। तो उनके लिए जो मॉरल स्ट्रेंथ है, जो इंसान की जो अच्छाई है वो ज़्यादा मैटर करती है तुरंत सक्सेस पाने से। मतलब मार धाड़ करने से कुछ नहीं होता, प्यार से मोहब्बत से अपनी बातों को समझाओ सामने वाले को, हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं, ऑब्वियस बात है, लातों की बुत बातों से काम मानते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल ग्रुप्स जो थे, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स थे इंडिया में उनका रोल क्या था नेशनल मूवमेंट में। तो अब देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज ने क्या रोल निभाया। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, रिगेन फॉरेस्ट राइट्स एंड अपोज कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉस। जब सीडीएम होता है तो फॉरेस्ट जो लॉज होते हैं उनका उल्लंघन किया जाता है। जो वीमेन होती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया होता है पिकेटिंग करने में, बॉयकॉट करने में, प्रोटेस्ट करने में, सिम्बलाइजिंग नेशनल सेक्रीफाइस। उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया था, सब कुछ वो कर रही होती हैं। वो बात अलग है, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। अब जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट किया। प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज से उनको प्रोटेक्ट किया, मतलब मूवमेंट इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया था ताकि जो अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट कर सकें कि उनके खिलाफ किन से, फॉरेन कंपटीशन से। क्योंकि फॉरेन कंपटीशन क्या था, सॉरी मशीन, हाँ मशीन मेड गुड जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता था। इस वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो उतना काम नहीं कर पा रही थी इंडिया की। अब जो पीजेंट्स थे
उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने भी बहुत अच्छे लेवल पे ज्वाइन किया हुआ था। उन्हें चाहिए था कि उनका जो लैंड रेवेन्यू है वो कम हो जाए और एक्सप्लॉयटेशन जो है लैंडलॉर्ड्स का वो खत्म हो जाए। दो यूनाइटेड इन ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, ईच ग्रुप हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। हर कोई अपने फायदे से ही पार्टिसिपेट कर रहा था। अब उनका लेकिन फायदा हमारे फायदे के मतलब उनका फायदा जो था वो कलेक्टिवली जो गोल था उसको अचीव कर लिया। सब अपने अपने कारण से भले ही लड़ रहे थे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो रिजल्ट था वो अचीव हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो था जिसके साथ मिलकर एनसीएम गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो हम वो देखेंगे कि एक्चुअल में वो क्या है। सो जो खिलाफत मूवमेंट था वो स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन खलीफा। जो ऑटोमन खलीफा था उसको बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्श ट्रीटीज़ अब डाल दी गई थी और उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में थे। इससे क्या हुआ कि जो हिंदूज थे और जो मुस्लिम्स थे वो यूनाइट हो गए, और इससे उनकी जो ताकत है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो ताकत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इट प्रमोटेड नेशनल यूनिटी अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और इससे जो होती है एक यूनिटी आ जाती है, नेशनल यूनिटी आ जाती है, क्योंकि जो मेजर दो रिलीजन है इंडिया के वो हिंदू और मुस्लिम ही है। तो इनके साथ में आ जाने से जो मूवमेंट था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। अब देखते हैं हाउ डिड कल्चरल प्रोसेस कंट्रीब्यूटेड टू नेशनलिज्म इन इंडिया। जो कल्चरल प्रोसेस था वो इंडिया में कैसे कंट्रीब्यूट किया। फोक सॉन्ग्स एंड सिंबल क्रिएटेड अ सेंस ऑफ यूनिटी, रिवाइवल ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री, द इमेज ऑफ भारत माता इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म। ठीक है, जैसे जर्मेनिया और मेरिनिया बनाए गए थे, वैसे ही इंडिया में भारत माता हमारी मदर जो लैंड है, मदर नेशन है, उसको बहुत ज़्यादा सिम्बलाइज किया गया, उसको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया और लोगों को इंस्पायर किया गया। रिवाइवल ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री, लोगों को इंडिया की हिस्ट्री से क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया, उनको बताया गया कि हमारी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा सभ्य है और हमें वापस उसे पाना चाहिए इनको भगा करके, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे कल्चर है, वो सब खराब हो चुके हैं। फोक सॉन्ग्स जो थे, सिम्बल्स थे, उनका यूज़ किया गया लोगों के अंदर सेंस ऑफ यूनिटी पैदा करने के लिए। अब क्या है लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, तो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट क्या था, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो कोई बात नहीं। सत्याग्रह मीन्स द फोर्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बारे में बताया गया है इसमें। इट्स प्रिंसिपल्स इंक्लूड ट्रुथ, नॉन वायलेंस, मॉरल परसुएशन रादर देन फिजिकल फोर्स। चाहिए था कि हम लोग अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अपने जो हमारे जो सिद्धांत हैं उन पे चले, ना कि ऐसे ही फिजिकल फोर्स यूज करें, ना कि लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं रखा है। इट बिकेम द बैकबोन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये इंडिया का बैकबोन बन जाती है। जो नॉन वायलेंस की जो गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी, जो आइडियोलॉजी थी, उससे क्या कहते हैं जो इंडियंस हैं और जो फ्रीडम था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा एक बार हम फिर से यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट और उसका कंट्रीब्यूशन किसमें, नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करने में, लोगों को यूनिफाई करने में उसने कैसे हेल्प किया था। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्या था हमारा, एनसीएम कैसे स्टार्ट किया गया, क्यों स्टार्ट किया गया, और हाँ बीच में जो आया था रॉलेट एक्ट, और ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, रॉलेट सत्याग्रह। अब इसमें ये है कि इसकी डेट्स याद रखना कि 1919 में ये स्टार्ट किया गया था, इसी में क्या कहते हैं जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड हुआ था, उसकी डेट याद रखना। और उसमें जो मार्शल लॉ था वो क्या कहते हैं कैसे आया, उस मार्शल लॉ का मतलब क्या था, और जनरल डाय मतलब ओपन फायर किसने किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वन मार्कर आ सकती हैं कभी कभी, तो उसको ध्यान रखना। तो एनसीएम क्या था और खिलाफत मूवमेंट का उसके साथ जोड़ने का मोटिव क्या था, मोटो गांधी जी का, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा सीडीएम के बारे में। सॉल्ट मार्च जो थी उसके थ्रू सीडीएम बनाया गया था। अब सीडीएम और एनसीएम में एक बेसिक ही डिफरेंस है, जो कि है
नॉन कॉपरेशन में खाली कॉपरेशन हटाओ, सीडीएम में कॉपरेशन तो हटाओ बट डिसोबे भी करो। कैसे? सॉल्ट मार्च तोड़ करके। अब इसमें बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो इरविन था उसने क्या किया, मतलब जो साइमन कमीशन जो उसने भेजा था उसका क्या रोल हुआ और उसका क्या मतलब रिजल्ट निकला, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा था, एक पेज का, तो वो देख लेना। उसके बाद हम देखेंगे कि सीडीएम को कॉल ऑफ कर लिया गया, लेकिन सीडीएम टू मतलब उसको दोबारा से लॉन्च किया गया, फिर उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसको क्यों कॉल ऑफ किया गया, क्योंकि फिर से वो वायलेंट होता जा रहा था, इस वजह से फिर से कॉल ऑफ कर लिया जाता है। उसके बाद एक छोटा सा 2-3 लाइन का था जिसमें ये था कि गांधी जी ने दलित के लिए क्या किया था, तो इसके बारे में भी आ जाता है, बहुत कम आता है लेकिन कभी कभी आता है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि जो कल्चर है, हिस्ट्री है इंडिया की, और जो आर्ट है उसका कैसे यूज़ किया गया था लोगों को यूनिफाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब तो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं पूरा चैप्टर समराइज कर लिया है, इसके अलावा ज़्यादा इसमें है नहीं, बस डेट अच्छे से याद करना। और क्योंकि ये इंडिया का नेशनलिज्म है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। अब अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं वो आ जाएंगे, और जो चैप्टर 1 है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसे भी एक बार चेकआउट कर लेना। और बहुत ही जल्दी मैं इसका 3rd चैप्टर भी ला दूंगी। तो यस, स्टे कनेक्टेड और अच्छे से पढ़ाई करना, बोर्ड्स आ रहे हैं। बाय बाय, थैंक यू।